So let's start. Question number 1. An object is moving at positive 3 meters per second. एक ऑब्जेक्ट है वो उसकी वेलोसिटी है पॉजिटिव 3 मीटर्स पर सेकेंड. अब फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ना एक फोर्स एक्ट करती है. ठीक है. आफ्टर अ टाइम एक टाइम के बाद ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट -4 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है. कुछ टाइम के बाद अब वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं -4 मीटर्स पर सेकेंड से. उस ऑब्जेक्ट का मास भी दिया हुआ है हमें. व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी. ओके. आप में से यहाँ किसी को पता है चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं? हुँ? किसी को याद अभी तक रहा हो कि हाउ टू कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम? देखते हैं किसको पता है. चेंज इन मोमेंटम का. अच्छा, वॉइस इजंट क्लियर. ओके. यप. शाबाश. चेंज इन मोमेंटम निकाला जाता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. इट्स ओके. कम साइन इनिशियल मोमेंटम. अच्छा, ध्यान से सुनना क्लास में. मैं साथ साथ कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज करवा रहा हूँ. ठीक है. सिर्फ पॉसिबल की क्लास नहीं है, हम लोग कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज करेंगे साथ साथ. ओके. अब मोमेंटम कैसे निकालते हैं? ये फाइनल को मैं एफ से लिख लेता हूँ. मोमेंटम कैसे निकालते हैं? मोमेंटम हम लोग निकालते हैं मैस इंटू वेलोसिटी, है ना. तो फाइनल मैस इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल मैस इंटू इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है. अब थोड़ा एज्यूम करो कि क्या आप किसी चीज़ का मैस चेंज कर सकते हो, राइट. लाइक एक गाड़ी की स्पीड है, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी स्पीड +3 से -4 पे चली गई. तो स्पीड चेंज करते हुए क्या किसी चीज़ का मैस चेंज हो सकता है? मैस तो चेंज नहीं होगा ना, मैस सेम रहेगा. जो चीज़ सिर्फ चेंज हुई है वो वेलोसिटी है, राइट. और जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है वो चेंज भी सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी की वजह से आ रहा है. ठीक है. तो हम क्या करते हैं कि हम इन दोनों में से मैस को कॉमन निकाल लेते हैं. मैस को हमने कॉमन निकाल लिया. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. दिस इज हाउ, ठीक है, यू कैलकुलेट योर चेंज इन मोमेंटम. दिस इज हाउ यू कैलकुलेट योर चेंज इन मोमेंटम. ठीक है. अब व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपली प्लग इन द वैल्यूज. चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए, ओके, -35. लेट्स सी. चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए यू नीड योर फाइनल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी आपकी है -4. पहले 3 से मूव कर रही थी और -4 से मूव कर रही है. ठीक है. तो फाइनल वेलोसिटी इज -4, राइट, माइनस इनिशियल वेलोसिटी वाज 3. ठीक है. इनटू मैस. मैस कितना है? मैस आपके पास है 5 kg. सो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू -7 मल्टीप्लाई बाय 5. चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू -35. अगर किसी को समझ नहीं आया कि भाई ये -4 और +3 में फ़र्क क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो ये भी समझ लो. ओके. जस्ट assume there was a ball and it was moving towards right and I say इसकी वेलोसिटी थी +3 meters per second. अगर वही बॉल बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती, राइट पे जा रही थी ना पहले, अगर वही बॉल अब लेफ्ट की तरफ जा रही होगी तो मैं उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव एज्यूम नहीं करूँगा, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट चेंजेस विद डायरेक्शन. ठीक है. टू शो ऑपोजिट डायरेक्शंस वी यूज ऑपोजिट साइंस. अगर एक बॉल राइट की तरफ जा रही है तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी. अगर वही बॉल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, लेफ्ट की तरफ जा रही है, तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी, -4 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है. इसका मतलब ये है कि पहले ऑब्जेक्ट राइट की तरफ मूव कर रहा था, या अगर आप लेफ्ट को पॉजिटिव एज्यूम करो, राइट को नेगेटिव एज्यूम कर लो, आपकी मर्जी. एक ऑब्जेक्ट राइट की तरफ मूव कर रहा था पॉजिटिव वेलोसिटी से, वो किसी चीज़ से टकराया होगा और फिर अब वापस आ रहा होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब है नेगेटिव. ठीक है. तो आपका आंसर ए है. शाबाश और फातिमा, आपने बिल्कुल सही आंसर किया. योर आंसर इज इंडीड ए. हमारा काम सिर्फ सॉल्व करना नहीं है, हम समझेंगे भी सवाल को और कॉन्सेप्ट्स भी साथ साथ रिवाइज करेंगे. ठीक है. आई होप इट मेक सेंस. ओके. नेक्स्ट सवाल. अ बॉल ऑफ मास
ये वाला हमने क्या किया कि मैंने पहले चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला निकाला। ठीक है, ये इस चीज़ से आप चेंज इन मोमेंटम निकालते हो। ठीक है, क्योंकि देखो मैथ्स में कोई डिफरेंस नहीं आया, मैथ्स सेम है तो मैथ्स मैंने कॉमन निकाल लिया, सिर्फ वेलोसिटी में डिफरेंस आ रहा है। वेलोसिटी में चेंज की वजह से मोमेंटम में चेंज आएगा, राइट। तो मैथ्स इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और मैंने ये किया फिर अपनी वैल्यूज प्लग इन की। फाइनल वेलोसिटी थी मेरी -4 और इनिशियल थी 3, तो 3 -4 -3 आपस आ गया -7, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई -7 विद 5 यू गेट -35। ठीक है, अच्छा इट्स फाइन। अ बॉल ऑफ मास m, एक बॉल है उसका मास m है, फॉल्स वर्टिकली एंड हिट्स अ हार्ड सरफेस। ठीक है, इट्स स्पीड ऑन हिटिंग द सरफेस इज v1, जब वो सरफेस पे हिट करती है उसकी स्पीड 1 होती है। एक बॉल थी वो नीचे की तरफ गिर रही थी, ठीक है, और जब नीचे गिरती है तो एक हार्ड सरफेस के साथ ना ये कोलाइड करती है, हार्ड सरफेस के साथ कोलाइड करती है। इट्स स्पीड ऑन हिटिंग द सरफेस इज v1, जब वो बिल्कुल हिट करने वाली होती है ना, जब वो हिट करती है तो उसकी जो स्पीड होती है, इस बॉल की स्पीड होती है v1। ठीक है, फिर वो कहते हैं इट रिबाउंड्स वर्टिकली अपवर्ड्स विद स्पीड v2, टकराने के बाद वो बाउंस बैक करती है, और अब वो बॉल ऊपर की तरफ जा रही होती है, वो बॉल बाउंस बैक करती है एंड अब वो ऊपर की तरफ जाती है, और रिबाउंड करने के बाद जिसकी वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी होने का v2 है। ठीक है, ओके ओके देखते हैं। What is the change in momentum? You have to find the change in momentum. We have to find the change in momentum. तो अगेन याद रखो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं। चेंज इन मोमेंटम हम लोग निकालते हैं mass into change in velocity, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो ध्यान से इनिशियल वेलोसिटी की फाइनल वेलोसिटी क्या है। अब देखो यहाँ पर एक बॉल की वेलोसिटी है डाउनवर्ड्स और एक की है अपवर्ड्स, तो वी हैव टू टेक डिफरेंट साइंस विद देम। ठीक है, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि बॉल नीचे नीचे की तरफ आई थी ना, जो बॉल का सबसे पहला मोशन था, सबसे पहले बॉल नीचे की तरफ आ रही थी, तो मैं अज्यूम करूँगा कि नीचे की तरफ बॉल की वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, राइट। और अगर वही बॉल अब अपवर्ड जा रही होगी, ऊपर की तरफ जा रही होगी, तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव नहीं होगी बिकॉज डायरेक्शन डिफरेंट है। टू शो बॉल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है वी हैव टू टेक अनदर साइन, हम नेगेटिव लगा देंगे इसके साथ। तो v1 को आई एज्यूम पॉजिटिव एंड v2 को आई एज्यूम नेगेटिव। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी आपके पास है v2 which is ठीक है which is v1 माइनस v2। ठीक है, अच्छा ये v2 क्या है, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है। नाउ यू हैव योर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपकी v1 है पॉजिटिव, राइट। तो m इंटू नेगेटिव v2 नेगेटिव v1। अच्छा, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे इस तरह की ऑप्शन तो कोई है ही नहीं है, राइट, इस तरह की ऑप्शन कोई है ही नहीं है। लेकिन अगर आप गौर से देखो दोनों का साइन नेगेटिव है तो आप दोनों को ऐड ही कर रहे हो, ऐसे ही है ना, आप इन दोनों को ऐड ही कर रहे हो। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दूँ, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट, तो ये ऐड ही हो गया देखो, राइट।
दोनों के साइंस नेगेटिव है तो ये ऐड ही होंगे आपस में, तो हम सी को सही कर सकते हैं। डी गलत है क्योंकि डी में माइनस हो रहा है, ठीक है, तो सी आपका सही आंसर है, डी नहीं है। अच्छा, अ जिमनास्ट जम्प्स डाउन फ्रॉम अ हाई पीस ऑफ apparatus, एक जिमनास्ट है जो कि हाई पीस ऑफ apparatus से जंप करता है, मतलब एक ऊंचाई से नीचे की तरफ जंप करता है, ठीक है। शी ग्रेजुअली बेंड्स हर नीज, शी ग्रेजुअली बेंड हर नीज एज शी लैंड्स, जैसे ही वो लैंड कर रही होती है ना, वो अपनी नीज को, घुटनों को बेंड कर लेती है, ठीक है। मैं बना कर दिखाता हूँ। विच इफेक्ट डज दिस हैव, ओके, एज्यूम करो देयर वाज अ हाइट, ठीक है, वहाँ पे एक जिमनास्ट खड़ा हुआ था, वहाँ से जंप करता है, जैसे ही वहाँ से जंप करता है, जब वो पहुँचने वाला होता है नीचे बिल्कुल, जब भी जैसे ही वो लैंड पे पहुँचने वाला होता है, तो वो क्या करेगा, जैसे ही वो लैंड पे पहुँचने वाला होता है, वो अपनी नीज को बेंड कर लेता है, मतलब जैसे ही वो लैंड पे पहुँचता है, वो अपनी नीज को बेंड कर लेता है। अच्छा, अब इससे नीज बेंड करने से इस इंसान के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, हमने ये बताना है, ठीक है। तो हम दो एग्जांपल्स देख लेते हैं कि भाई जब ये नीज बेंड नहीं करता और जब ये नीज बेंड करता है, दोनों में क्या फ़र्क आता है, हम लोग ये देखते हैं, ओके। एज्यूम करो इस एग्जांपल में वो नीज बेंड नहीं करता है और लास्ट एग्जांपल में उसने नीज बेंड की थी, इसमें वो नीज बेंड नहीं करता है, ठीक है। अच्छा जी, अब एज्यूम करो कि जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, मतलब जैसे ही वो ग्राउंड को हिट करने लगा था, इनिशियली उसकी वेलोसिटी थी, एज्यूम कर लो इनिशियली इस बंदे की वेलोसिटी थी 10 मीटर्स पर सेकेंड, और इधर भी 10 मीटर्स पर सेकेंड थी, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या, देखो, हुआ ये कि भाई जैसे ही बंदा ज़मीन पे आया ना, राइट, उसने आहिस्ता 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 अपनी नीज बेंड करना स्टार्ट कर दी, तो इस इनिशियल स्पीड से रेस्ट पे आने तक, बिल्कुल स्पीड ज़ीरो पे आने तक उसको जो टाइम लगा, मैं कहता हूँ वो टाइम लगा इसको 1 सेकेंड, ठीक है। और इस बंदे ने नीज नहीं बेंड की थी, वो जैसे ही नीचे छलांग मारता है, जैसे ही ज़मीन के ऊपर उतरता है, वो फ़ौरन स्टॉप पे आ जाता है, इमीडिएटली। मैं कहता हूँ इसको टाइम लगा 0.5 सेकेंड्स या 0.1 सेकेंड लगा इसको टाइम लगा 0.1 सेकेंड इस इनिशियल स्पीड से ज़ीरो तक आने, ज़ीरो पे आने तक, ठीक है। अच्छा, सो अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी डीसेलरेशन निकालूँ यहाँ पे, तो क्या होगी, आपके पास आएगी 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड। अगर मैं इसकी डीसेलरेशन निकालूँ यहाँ पे, तो आएगी 100 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड, 100 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड, ठीक है। अच्छा, आपको एक इक्वेशन याद होगी, फोर्स इज इक्वल टू एम है, राइट, जिससे आप ये देख सकते हो कि फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्ट रिलेशन है। देखो, जितनी जल्दी वो बंदा रेस्ट पे आएगा ना, उसकी टांगों पे उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा बाय द ग्राउंड, राइट, और जितना टाइम के बाद वो रेस्ट पे आएगा ना, जी बिल्कुल, लेकिन क्योंकि वी आर टेकिंग डीसेलरेशन, इट इटसेल्फ मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो हम नेगेटिव नहीं लगाएंगे इसके साथ। मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपको बताया नहीं हुआ, मैं समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब वो बंदा जब नीचे अपनी नीज बेंड करता है ना, तो वो टाइम, जिस टाइम में वो अपनी इनिशियल स्पीड से ज़ीरो पे आता है, वो टाइम बढ़ जाता है, और उस टाइम के इंक्रीज करने की वजह से यू कैन सी डीसेलरेशन कम हो जाती है, और डीसेलरेशन कम होने की वजह से फोर्स कम हो जाती है, उसके अंदर कब फोर्स लगेगी। अब आप देखोगे मैच के अंदर जो लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जो लोग यू कैन से कि हार्ड बॉल के साथ खेल रहे होते हैं, जब वो कैच करते हैं तो अपने हैंड्स को थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं, राइट, उनका हेड, एक हाथ एक जगह स्टिल नहीं रहता है, वो कैच करने के बाद हाथों को फ़ौरन नीचे ले जाते हैं थोड़ा सा, क्यों, ताकि वो टाइम, जिस टाइम में बॉल अपनी इनिशियल स्पीड से ज़ीरो पे आती है, वो टाइम बढ़ जाए,
और उनके हाथों पे फोर्स कम लगे, ठीक है। इसी तरह तो हम लोग ये कहेंगे भाई कि हम लोग ये कहेंगे शी विल एक्सपीरियंस अ स्मॉलर फोर्स फ्रॉम द ग्राउंड एज शी लैंड्स, ठीक है। इम्पल्स का कोई चक्कर नहीं है, राइट। और शी विल लूज लेस, काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। शी विल हैव अ लेस चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम या फोर्स इनटू टाइम, फोर्स डिवाइड बाय टाइम नहीं, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम लेंगे, ठीक है। फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम लेंगे। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो चेंज इन मोमेंटम जो है ना वापस सेम होगा, क्योंकि आप अपनी इनिशियल स्पीड से, राइट, जो ज़ीरो पे आ रहे हो, आपको सिर्फ फाइनल वेलोसिटी और माइनस इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, और आपको क्या चाहिए, मैथ चाहिए। टाइम डिपेंड ही नहीं करता इसके ऊपर, मतलब टाइम मैटर ही नहीं करता, चेंज इन मोमेंटम में टाइम मैटर नहीं करता। तो आई वुड मेक सेंस। अ स्मॉल बॉल हैज़ अ मास ऑफ 0.1 kg, एक बॉल है उसका मास है 0.1 kg, ट्रेवल्स हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करती है at a speed of 600 meters per second. It strikes a stationary wooden block of mass 1.9 kg resting at a frictionless horizontal surface. The ball stays in the block. What is the speed of the ball and the block immediately after the impact? अच्छा भाई, बॉल की स्पीड क्या है? What is speed of the ball and uh, what is the speed of the ball and the block immediately after the impact? Okay. अब जरा डाइजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे कहा क्या जा रहा है। यू हैव अ बॉल, आपके पास एक बॉल है जो कि मूव कर रही है 600 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। इस बॉल का जो मैस है वो आपके पास है 0.1 kg। सामने एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, अब ब्लॉक इन फ्रंट ऑफ इट एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, और ये बॉल जाके इसे टकराती है। और जिस सरफेस पे ये दोनों चीज़ें पड़ी हुई हैं वो सरफेस है फ्रिक्शनलेस। दिस इज़ अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं एक्ट कर रही है सरफेस के ऊपर, ठीक है। इट इज़ अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, ठीक हो गया। ओके, आपसे कहा जा रहा है बताओ कि आफ्टर कोलिजन, जब ये कोलिजन हो जाएगा, ओके इसका मैस बताना भूल गया, इसका मैस है 1.9 kg, ठीक है। जैसे ही कोलिजन होगा, कोलिजन टकराएंगे, कोलिजन के बाद इन दोनों की स्पीड क्या होगी, मतलब कोलिजन के बाद क्या होगा, दोनों साथ जुड़ जाएंगे और दोनों साथ एक ही स्पीड से मूव करेंगे फॉर अ मोमेंट। हमें बताया नहीं हुआ कि भाई सेम स्पीड से मूव करते हैं नहीं, लेकिन जैसे ही कोलिजन होगा ना, थोड़े टाइम के लिए, लाइक कुछ फॉर अ फ्यू मिली और माइक्रो सेकेंड्स, ये दोनों सेम स्पीड से ही मूव करेंगे, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, ये देखते हैं। ओके, आंसर इज सी, और लेट्स सी। अच्छा, तो ये सारा डायग्राम है बिफोर कोलिजन। हम एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें कोलिजन हो जाता है, वो भी दिखाते हैं, राइट। ओके, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि बॉल का कोलिजन हो गया इस वुडन ब्लॉक के साथ, कोलिजन हो गया, और अब ये दोनों एक ही स्पीड से मूव कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। ओके, प्रूफ अपन थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करें, देख के, राइट, गलती की गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। और अब यहाँ पे हम ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि भाई मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, momentum before collision is equals to momentum after collision. ओके, थोड़ा सा चेंज करो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, दिस सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ठीक है। सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अच्छा, अब इसका मतलब क्या देखो,
इसका मतलब ये है कि अगर आप कोलिजन से पहले जो भी चीज़ें कोलिजन में कोलिजन के अंदर आ रही हैं, ठीक है, अगर आप उनका टोटल मोमेंटम निकालो तो वो इक्वल होगा कोलिजन के बाद, राइट। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो हम पहले इन दोनों का टोटल मोमेंटम निकालते हैं बिफोर कोलिजन। थोड़ी सी स्पेस चाहिए, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, ओके। तो हमें चाहिए टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ओके। अगर बात की जाए बॉल के मोमेंटम की, तो बॉल का मोमेंटम आपके पास आता है इसका मास इंटू वेलोसिटी। इसका मास है 0.1 और इसकी वेलोसिटी है 600, राइट। आपके पास आ गया 60 kg मीटर्स पर सेकेंड। अगर बात की जाए वुडन ब्लॉक की, तो वुडन ब्लॉक वाज एट रेस्ट, ठीक है। वुडन ब्लॉक आपके पास रेस्ट पे था, तो इसका मास था 1.9। रेस्ट पे मतलब रुका हुआ था, वेलोसिटी 0 थी, तो गेट 0, राइट। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, 60 प्लस 0 आपके पास आ गया 60 kg मीटर्स पर सेकेंड, ओके। अब निकालते हैं मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है, ओके। सो अगर आप बात करें बॉल की, तो बॉल का मोमेंटम आपके पास आता है इसका मास विच इज़ 0.1 और इसकी वेलोसिटी। अब देखो हमें इन दोनों का मास पता है, इसका मास है 0.1 और इसका मास है 1.9, लेकिन हमें इसकी वेलोसिटी नहीं पता। इनकी वेलोसिटी एक ही होगी, वो v होगी, हमें नहीं पता, वो वेरिएबल है। तो मैं इसको v से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वेरिएबल से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, v से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। मेरे पास आया 0.1 v, ठीक है। अगर मैं बात करूँ वुडन ब्लॉक की वेलोसिटी, तो वुडन ब्लॉक की वेलोसिटी क्या, वुडन ब्लॉक का मोमेंटम क्या होगा, इसका मास विच इज़ 1.9 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी विच इज़ भी हमें नहीं पता, राइट। तो ये आ गया आपके पास 1.9 v। अब इन दोनों के मोमेंटम को ऐड कर दो, इन दोनों के मोमेंटम को ऐड कर दो, जो आपके पास आएगा 1.9 v प्लस 0.1 v। जब किसी नंबर के साथ सेम वेरिएबल होते हैं तो आप उसको ऐड कर सकते हो, आपके पास आ गया 2v, राइट। अच्छा, अब ये है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन और ये है मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब टेक्निकली इनको सेम होना चाहिए, इनको सेम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे भाई, हम ये कहेंगे कि 60 kg मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 2v kg मीटर पर सेकेंड। यहाँ से मैं v की वैल्यू निकाल सकता हूँ, 60 डिवाइड बाई 2, मेरे पास v आ गया विच इज़ 30, v इज इक्वल टू 30 आ गया मेरे पास, और यहाँ से मेरा आंसर ये आ गया। अब ये विद इन सेकेंड्स भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपको बताया शुरू में कि हम कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज कर रहे होंगे, इसलिए थोड़ा डिटेल में किया हम लोगों ने। समझ आया यहाँ तक? आई होप ये समझ आया हो। ओके, मैंने मिनट ओपन द चैट, यहाँ पे देखना पड़ेगा। जी ठीक, ओके ओके, लेट्स मूव अहेड। Which equation gives the momentum, gives the change in momentum, momentum change of an object? भाई इन सब में से कौन सी इक्वेशन ऐसी है जो चेंज इन मोमेंटम दे रही है? अब हमें पता है कि चेंज इन मोमेंटम में आपको क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे मास और वेलोसिटी का जिक्र किया ही नहीं हुआ। तो आप कुछ ना कुछ याद करोगे कि याद आया हमारे टीचर ने पढ़ाया था कि भाई चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू, मोमेंटम को पी से डोनेट करते हैं, इज इक्वल्स टू इम्पल्स, ठीक है, इम्पल्स। अब इम्पल्स का फॉर्मूला आपको पता है, शाबाश। इम्पल्स कैसे निकालते हैं, इम्पल्स निकालते हैं माशाल्लाह फोर्स इंटू डिस्टेंस, नहीं भाई नहीं, इम्पल्स निकालते हैं फोर्स इंटू टाइम से। इम्पल्स इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू टाइम, इम्पल्स आप फोर्स इंटू टाइम से निकाल सकते हो, राइट। आपका आंसर डी हुआ, बी नहीं है। आई होप इट मेक सेंस।
आंसर आपका क्या है? डी है, बी नहीं है। चेंज इन मोमेंटम इक्वल होता है इम्पल्स प्रोवाइडेड के, इम्पल्स, ठीक है के। तो इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, तो आप वो सेलेक्ट करोगे। फोर्स इनटू डिस्टेंस कुछ और चीज़ है, वो ये नहीं है, ठीक है। विच एक्सप्रेशन कैन बी यूज टू डिटरमाइन द इम्पल्स और टेनिस बॉल। अच्छा, अब इम्पल्स कैसे निकालते हैं ऊपर बता दिया, इम्पल्स हम लोग निकालते हैं फोर्स इनटू टाइम से। शाबाश, इसका आंसर है, वेरी गुड। An object has a mass of 20 kg, एक ऑब्जेक्ट का mass 20 kg है. Its velocity changes from 6 meters per second to 10 meters per second. Which impulse has acted on the object? अब आप कहोगे एग्जामिनर हमारे साथ खेल रहा है, ये तो हमारे साथ चालबाजियां चल रही हैं, राइट। जब मोमेंटम का सवाल आया था तो इम्पल्स का फॉर्मूला दिया था, जब इम्पल्स का सवाल आया तो मोमेंटम का फॉर्मूला दिया है। तो ये रट लो कि भाई चेंज इन मोमेंटम इक्वल है इम्पल्स के, राइट। आप इम्पल्स के लिए चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला यूज कर सकते हो या चेंज इन मोमेंटम के लिए इम्पल्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, दोनों तरीके से, ठीक है। हमने सिंपली क्या करना है, हमने यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम निकालना है, वो इक्वल होगा इम्पल्स के, वो इक्वल होगा इम्पल्स के, ओके। हाउ टू कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम? चेंज इन मोमेंटम निकाला जाता है, जिसको नहीं पता ये इसका मतलब क्या है, इसे कहते हैं डेल्टा, और इसका मतलब है चेंज। ओके, आंसर इज इट्स mass into change in velocity. चेंज कैसे निकालेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 6, मैस कितना है, मैस आपके पास है 20, तो 20 इंटू 4 आपके पास आ गया 80। शाबाश, 80 आपका सही आंसर है, बहुत अच्छा, 80 इज योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज चेंज बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। मोमेंटम चेंज होता है जब एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाती है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। विच एक्शन इंक्रीजेज चेंज इन मोमेंटम? ठीक है, इनमें से कौन सा एक्शन जो है वो चेंज इन मोमेंटम को इंक्रीज कर देगा? ऑलराइट, तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम। अच्छा, अब एक चीज़ देख लो यहाँ पे, एक चीज़ यहाँ पे देखो गौर से कि भाई मोमेंटम और फोर्स ये भी न्यूमरेटर में है, मोमेंटम और टाइम ये भी न्यूमरेटर में है। इसका मतलब ये है कि भाई, इसका मतलब ये है कि चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्ट रिलेशन है फोर्स से, और चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्ट रिलेशन है किससे? टाइम से, ठीक है। अगर आप फोर्स इंक्रीज करते हो तो चेंज इन मोमेंटम इंक्रीज होगा, अगर आप टाइम इंक्रीज करते हो तब भी चेंज इन मोमेंटम इंक्रीज होगा, ठीक है। एक है डबलिंग द फोर्स इन हाफ द टाइम। अगर आप फोर्स को डबल करते हो, टाइम को हाफ कर देते हो, ओके। अब देखो जरा, आपने फोर्स को डबल किया, मोमेंटम भी डबल हो गया, आपने टाइम को हाफ किया, मोमेंटम भी हाफ हो गया, तो ओवरऑल फर्क कोई आएगा ही नहीं। बी देखो, डबलिंग द फोर्स फॉर द सेम टाइम, टाइम कांस्टेंट है, अगर आपने फोर्स डबल कर दी, अगर फोर्स डबल करोगे मोमेंटम भी डबल हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। बिल्कुल, बी आपका सही आंसर है, क्योंकि अगर आप फोर्स को इंक्रीज करते हो, कीपिंग द टाइम, resultant force F accelerates a car of mass m along a straight horizontal road and from rest to a speed v। एक रिजल्टेंट फोर्स एक कार पर एक्ट करती है और वो कार एक्सेलरेट करती है अलोंग अ स्ट्रेट रोड, उसका मैस m है। फ्रॉम रेस्ट मतलब जीरो से एक्सेलरेट कर रही है टू स्पीड v इन टाइम t एंड गिविंग अ मोमेंटम p। विच पेयर ऑफ रिलेशनशिप्स फॉर दिस सिचुएशन इज करेक्ट? ठीक है, अब इस गिवन इंफॉर्मेशन के लिए कौन से रिलेशनशिप्स करेक्ट हैं? अच्छा, मोमेंटम इनटू टाइम इज इक्वल्स टू मैस इनटू वेलोसिटी, ओके। सो हमने ऐसा रिलेशन अभी तक नहीं पढ़ा हुआ। और फोर्स इज इक्वल्स टू मोमेंटम इनटू टाइम, ये भी गलत है, बिल्कुल भी बिल्कुल गलत है ये, राइट। फोर्स क्या होती है? फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, ये वाली गलत है, ठीक है। मोमेंटम इज इक्वल्स टू मैस इनटू वेलोसिटी, ठीक है, ये सही है। एंड फोर्स इज इक्वल्स टू मोमेंटम इनटू टाइम, नहीं, फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, नॉट मल्टीप्लाई बाय टाइम। सी में कह रहे हैं कि भाई मोमेंटम इज इक्वल्स टू मैस इनटू वेलोसिटी, बिल्कुल सही है। अब फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल्स टू मोमेंटम, ये भी सही है, राइट। क्योंकि देखो ना, अगर मैं कहूँ फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, राइट, अगर मैं टाइम को वहाँ ले जाऊँ तो फोर्स इनटू टाइम विल गिव मी मोमेंटम, तो ये सी में दोनों रिलेशनशिप सही हैं, सी में दोनों रिलेशनशिप्स जो हैं वो सही हैं, ठीक है। अ कार ऑफ मैस 1200 kg इज ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड। एक गाड़ी है जिसका मैस है 1200 kg, इसका मैस है 1200 kg
और वो ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड पे. विच इम्पल्स इज नीडेड टू एक्सेलरेट द कार फॉर फ्रॉम 5 मीटर्स पर सेकेंड टू 10 मीटर्स पर सेकेंड. कितना इम्पल्स आपको चाहिए होगा गाड़ी को एक्सेलरेट करवाना है आपने 5 मीटर्स पर सेकेंड से 10 मीटर्स पर सेकेंड तक. तो हम निकालेंगे कितना चेंज मोमेंटम आएगा. अगर आप इस गाड़ी की इस मैस वाली गाड़ी को इतनी स्पीड से इतनी स्पीड पे लेके जाते हो तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, क्योंकि वो इक्वल होगा इम्पल्स के. ठीक है. टू फाइंड चेंज इन मोमेंटम आप क्या करोगे, आप करोगे मैस इनटू चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. ठीक हो गया. तो मैस है आपके पास 1200 मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी आपके पास 10 है और इनिशियल आपके पास 5 है, राइट. तो 1200 इंटू 5 is 6000 न्यूटन सेकेंड्स. आपका सही आंसर जो है वो क्या है, वो ए है. अच्छा, अब एक और बहुत ज़रूरी बात बतानी है, ध्यान से सुनना जरा. ठहरो. वो जो क्वेश्चन छोड़ा है ना वो एंड पे हम लोग सॉल्व करते हैं. मैं पहले कंफर्म करता हूँ कि ये सवाल मैंने सही स्क्रीनशॉट लिया है या फिर नहीं. ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा सॉल्व करेंगे. उसके बाद टेंशन लो, सॉल्व करके जाएंगे. ओके. एक और चीज़ याद रखो, ये बहुत ज़रूरी बात है कि चेंज इन मतलब मोमेंटम का केजी मीटर्स पर सेकंड इक्वल है न्यूटन सेकंड्स के, राइट. अगर आप केजी न्यूटन पर सेकंड लिख रहे हो और अगर आप न्यूटन पर सेकंड लिख रहे हो, दोनों एक ही चीज़ है. ओके. अच्छा, अ कार हैज़ अ मैस ऑफ 1500 kg. एक गाड़ी का मैस है 1500 kg. ठीक है. अ कांस्टेंट रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन द कार. एक कांस्टेंट रिजल्टेंट फोर्स गाड़ी के ऊपर एक्ट करती है एंड द कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम 15 मीटर्स पर सेकंड टू 20 मीटर्स पर सेकंड इन 4 सेकंड्स. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स. आपको बताया हुआ है गाड़ी का मैस क्या है, आपको ये गिवन है कि भाई गाड़ी की स्पीड कहाँ से कहाँ जाती है, आपको टाइम भी गिवन है, आपने रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है, राइट. अभी ऊपर क्या है, ऊपर कि इफ़ यू फाइंड रिजल्टेंट, इफ़ यू वांट टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, द फॉर्मूला टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम. मोमेंटम को पी से डोनेट करते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम. तो चेंज इन मोमेंटम तो नहीं है, लेकिन उसे फाइंड करने के लिए यू हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स. ओके. तो पहले हमें चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना होगा और उसके बाद हमें उसको डिवाइड बाय टाइम करना होगा. चेंज इन मोमेंटम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैस इनटू चेंज इन वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी है 20, इनिशियल है 15 और टाइम आपके पास कितना है, टाइम आपके पास है 4 सेकेंड्स. ओके. अच्छा, मैथ्स ज़्यादा भूल गया, मैथ्स आपके पास है 1500 kg. मैथ्स आपके पास है 1500. ओके ओके. अगर हम इसको डायरेक्टली डालते हैं कैलकुलेटर में, 1500 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 20, सॉरी, फाइनल वेलोसिटी है 20, इनिशियल है 15, गलती हो रही. यस. ओके, लेट्स सी. 1900. ओके, लेट्स सी. तो 1500 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 4, यू गेट 1875. शाबाश, 1875 आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको राउंड ऑफ करते हो तो 1900 ही आता है. तो आप सी सेलेक्ट करोगे, इसके अलावा कोई सेलेक्ट नहीं करोगे. आप हमेशा क्लोज वैल्यूज देखते हो. ओके. 3 situations are listed. An object has the resultant force acting on it. एक ऑब्जेक्ट के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है. A moving object experiences an impulse. एक ऑब्जेक्ट के ऊपर इम्पल्स लगाया जाता है. An object is decelerating. ऑब्जेक्ट डिसेलरेट कर रहा है. In which situation is the momentum of the object changing? किस सिचुएशन के अंदर मोमेंटम चेंज हो रहा है. अगर आप किसी चीज़ के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहे हो ना, तो ऑफ कोर्स उसकी वेलोसिटी चेंज कर रही होगी.
है ना, ऑफ कोर्स उसकी रिजल्टेंट फोर्स वेलोसिटी चेंज कर रही होगी, वो गाड़ी या तो एक्सेलरेट कर रही होगी या तो डिसेलरेट कर रही होगी, राइट। तो देयर विल बी अ चेंज इन मोमेंटम जब आप रिजल्टेंट फोर्स एक्ट, जब किसी चीज़ के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, आपने उसके ऊपर एक इम्पल्स लगाया। इम्पल्स मतलब आपने, यस शाबाश, आपने उसके ऊपर एक फोर्स लगाई फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, फॉर अ स्पेसिफिक टाइम आपने उसके ऊपर एक फोर्स लगाई। तो जब फोर्स लगाओगे उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा ना। इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, राइट। तो इस एग्जाम्पल में भी मोमेंटम आपका चेंज होगा। सेकंड लास्ट वाले में गाड़ी डीसेलरेट कर रही है, एक ऑब्जेक्ट है वो डीसेलरेट कर रहा है, उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, राइट। मोमेंटम क्या होता है, मैस इनटू वेलोसिटी। मैस तो सेम है, लेकिन जब गाड़ी की स्पीड डिक्रीज कर रही है वो एक्चुअली चेंज कर रही है, तो देयर विल बी अ चेंज इन मोमेंटम। तो तीनों ऑप्शंस में आपके पास चेंज इन मोमेंटम है, ठीक है। तो डी आपका सही आंसर है। आई होप इट मेक सेंस। अच्छा, विच स्टेटमेंट Which statement describes the impulse acting on the object? Impulse कौन सी definition describe कर रही है? Impulse is the rate of change of force acting on the object. अच्छा, rate of sorry इसे start करने। Impulse is the change in kinetic energy of the object. गलत, एनर्जी की बात ही नहीं कर रहे हम लोग, एनर्जी कहाँ से आ गई इसके अंदर। बी कह रहा है इम्पल्स इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है। इम्पल्स है ही चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, दोनों सेम है। बी आपकी सही है, लेकिन बाकी भी देखेंगे। बाय नॉट डी, लेट्स सी डी क्यों नहीं है। डी कह रहा है कि इम्पल्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको सिंबल्स फॉर्म में लिखूं तो वो ये कह रहे हैं कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। क्या ये सही है, मुझे बताओ। रेट ऑफ चेंज का मतलब ये होता है समथिंग डिवाइड बाय टाइम, मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। ये गलत है, इसलिए गलत है। आई होप इट मेक सेंस। अच्छा, a ball of mass 0.16 kg is moving forward at a speed of 0.5 meters per second. A second ball of mass 0.10 kg is stationary. The first ball strikes the second ball. The second ball moves forwards at a speed of 0.50 meters per second. ठीक है, अब कहानी को थोड़ा सा समझो कि आपके पास एक बॉल है, मैं बॉल को नाम दे दूंगा, ये बॉल है आपके पास, और आपके पास एक ये बॉल है। एक ये बॉल है आपके पास, ठीक है, ओके। अब वैल्यूज डाल लेते हैं। जो पहली बॉल है इसको मैं ए कह देता हूँ, और दूसरी बॉल को मैं बी कह देता हूँ। जो पहली बॉल है इसका मैस है 0.16 के जी, 0.16 के जी, और दूसरी बॉल का मैस है 0.10 के जी, ठीक है। ये रेड वाली बॉल जो है वो इस तरफ मूव कर रही है, राइट। अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन में क्या होता है कि ये दोनों बॉल्स कोलाइड कर जाती हैं। इन सेकेंड सिचुएशन दे बोथ स्ट्राइक्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे को स्ट्राइक करते हैं, मतलब कोलाइड कर लेते हैं। अगेन दोनों का मैच सेम होगा, ये ए है और ये बी है, राइट। अब आपको ये कहा जाता है कि भाई ओके, इनिशियली बॉल ए मूव कर रही थी 0.5 मीटर्स पर सेकेंड से, ठीक है, और दूसरी वाली बॉल ये स्टेशनरी थी। द फर्स्ट बॉल स्ट्राइक्स द सेकंड बॉल, द सेकंड बॉल मूव्स फॉरवर्ड एट अ स्पीड ऑफ 0.50 मीटर्स पर सेकेंड। अब मतलब ये जो सेकंड बॉल है ना वो मूव कर रही है 0.5 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से। हमें ए की स्पीड निकालनी है, तो वी विल यूज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक हो गया। जो ये कहता है टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर, राइट। तो पहले हम इनका टोटल मोमेंटम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें ए के मोमेंटम की, तो ए की जो ए का मैस है 0.16 मल्टीप्लाई बाय इसकी वेलोसिटी, यू गेट 0.08,
ए का मोमेंटम है 0.08। अगर बात की जाए बी की, तो बी की क्योंकि वेलोसिटी 0 है, इसका मोमेंटम भी 0 ही होगा, इसका मोमेंटम जो है वो 0 ही होगा। अगर आप इनको ऐड कर लेते हो तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास 0.08 ही आएगा, राइट। और अगर आप दूसरी एग्जांपल में देखो, तो इस एग्जांपल में आपका ए का जो मास है वो 0.5 है, राइट। और इसकी वेलोसिटी v है, तो हमें नहीं पता, हम इसको v ले लेंगे। ए का आपके पास आ गया 0.5v। अगर b की बात की जाए तो b का मास है, b का मास कितना है, सॉरी सॉरी, ए का मास 0.5 नहीं, गलती होगी, ए का मास है 0.16। बी का मास है कितना, बी का मास है 0.10, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इसकी वेलोसिटी जो हमें गिवन है विच इज़ 0.5। देखो इसकी वेलोसिटी है 0.5। अच्छा, तो अगर आप इनको ऐड कर लो तो आपके पास आएगा 0.1 इंटू 0.5, यू गेट 0.05। अगर आप इनको ऐड कर लो 0.16v प्लस 0.05, राइट। अच्छा, अब इनको इक्वल टू पुट करना है, अब इनको इक्वल टू पुट करना है क्योंकि ये दोनों अपेरेंटली सेम होनी चाहिए। 0.08 इज इक्वल्स टू 0.16v प्लस 0.05। इस 0.05 को वहाँ जाकर माइनस करवा देते हैं। 0.08 माइनस 0.05 इज इक्वल टू 0.16v। यहाँ पे आपके पास आ गया 0.03 डिवाइडेड बाय 0.16 आपको v देगा। आपके पास आया 0.18, v इज इक्वल टू 0.187, और अगर राउंड ऑफ किया जाए तो 0.19 ही आता है, ठीक है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। बी आपका सही आंसर है। आई होप इट मेक्स सेंस। आगे आ जाओ, कोशिश यही करेंगे पूरी वर्कशीट करें। वी हैव पेपर 2 के क्वेश्चंस एज वेल, तो वो भी करेंगे। अ स्फीयर एक्स कोलाइड्स हेड ऑन, एक स्फीयर एक्स है जो कोलाइड करता है हेड ऑन विद द सेकंड आइडेंटिकल स्फीयर वाई। अब दोनों स्फीयर जो है वो आइडेंटिकल है, मतलब सेम है। स्फीयर वाई जो है वो स्टेशनरी, ठीक है, और दोनों का मास 0.15 kg है। स्फीयर एक्स जो था वो इनिशियली ट्रेवल कर रहा था 2 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से बिफोर द कोलिजन एंड प्रोड्यूसेस एन इम्पल्स ऑफ 0.21 न्यूटन सेकेंड ऑन स्फीयर वाई। और स्फीयर वाई के ऊपर 0.21 न्यूटन सेकेंड्स, ठीक है, का इम्पल्स लगता है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्फीयर एक्स आफ्टर द कोलिजन। अब इसको ये वाकई टू बी ऑनेस्ट एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एक मुश्किल क्वेश्चन है। वी विल ट्राई टू डाइजेस्ट इट। मैं लाइक आई विल ट्राई टू मेक द थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल। आई विल नीड अनदर पेज फॉर इट एज वेल, ताकि मैं अच्छी तरह समझा सकूं। अब यहाँ पर देखो, एक बॉल थी, ये दोनों आइडेंटिकल बॉल्स हैं। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आइडेंटिकल बॉल्स हैं, ठीक है, मतलब एक जैसी बॉल्स हैं। अब टू डिफ्रेंशिएट मैं कलर डिफरेंट ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई एक मेरा स्फीयर एक्स है और एक मेरा स्फीयर वाई है। इनका मास क्या है, दोनों का मास है 0.15 kg और इसका मास भी 0.15 ही है, ओके। हमें ये बताया जाता है कि जो एक्स है ना वो इनिशियली मूव कर रहा था 2 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से, 2 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा था, ठीक है। अब क्या होता है, इनके दरमियान कोलिजन हो जाता है। इनके दरमियान क्या होता है, कोलिजन हो जाता है। ये दोनों जो हैं वो आपस में कोलाइड कर जाते हैं। ये रहा व्यू आपके पास।
और ये रहा रेड, ये आप इसमें कोलैब कर चाहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, हमें गिवन था वो इम्पल्स जो कि वाई के ऊपर लगे, हमें सिर्फ वो इम्पल्स गिवन था जो कि वाई के ऊपर लगे, राइट, कि वाई ने कितना इम्पल्स एक्सपीरियंस किया, राइट। जो इम्पल्स वाई के ऊपर लगा इट वाज 0.21 न्यूटन सेकेंड्स, ठीक है। अब ये जो इम्पल्स वाई के ऊपर लगा ना, इट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ वाई, ये वाई के चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा, राइट। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें वाई की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन हम वाई की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमें ये पता है, मैंने आपको ऊपर बताया था कि भाई इम्पल्स का होता है फॉर्मूला, इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। इम्पल्स आपके पास है 0.21, राइट, और चेंज इन मोमेंटम मैथ कितना है 0.15, ठीक है। अच्छा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी ना, तो हम इनिशियल 0 लेंगे। फाइनल वेलोसिटी v है, हमें नहीं पता, इनिशियल 0 है, फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, v के लिए सॉल्व करेंगे। 0.15 जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, ठीक है। तो 0.12 डिवाइड बाय 0.15 यू गेट 0.4, वो you get 1.4, v is equals to 1.4। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना y की वेलोसिटी भी आ गई, हमारे पास y की बाद में वाली वेलोसिटी आ गई, जो बाद में वेलोसिटी होगी ना y की, वो हमारे पास आ गई, विच इज 1.4 मीटर्स पर सेकेंड। अब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, उन्होंने हमें कहीं नहीं बताया था ऊपर कि दोनों स्टिक करके सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं, तो इसलिए हमें पहले y की बाद में वाली वेलोसिटी निकालनी पड़ी। कब एंड होगा सेशन, बस थोड़ी देर में इंशाल्लाह। इफ़ यू आर टायर्ड यू कैन लीव, यू कैन वॉच रिकॉर्डिंग लेटर ऑन, बट रिकॉर्डिंग अब हो सकता है देर लग जाए क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो है। वी हैव टू डू पेमेंट टू क्वेश्चन एज वेल, क्योंकि एक हफ्ते के बाद सेशन आता है, तो मेरा कोशिश ये है कि सेशन को बड़ा जितना रखा जाए अच्छे, ताकि जितने सारे क्वेश्चन सोल्व किए जाए उतना बेहतर, ठीक है। नाउ वी कैन यूज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, नो नो, अराउंड 10 मिनट्स और 15 मिनट्स बस, या उससे भी कम, ओके। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए आपको चाहिए टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ठीक है। अगर बात करें एक्स का टोटल मोमेंटम की, तो एक्स का मोमेंटम आएगा 0.15 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, प्लस वाई का मोमेंटम विच इज 0.15 मल्टीप्लाई बाय 0, इसकी वेलोसिटी, इज इक्वल्स टू एक्स का फाइनल मोमेंटम 0.15 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वी। आपको इसकी बाद में वाली वेलोसिटी नहीं पता, तो आप इसको एज ए वेरिएबल एज्यूम कर लोगे, प्लस, ठीक है, y का फाइनल मोमेंटम क्या होगा, इसका मैथ विच इज 0.15 मल्टीप्लाई बाय इसकी वेलोसिटी विच इज 1.4। अब मैं ज़रा बॉक्सेस बना रहा हूँ, वो चेक कर लेना ज़रा। ये मोमेंटम है आपके पास x का बिफोर कोलिजन, ये मोमेंटम है आपके पास y का बिफोर कोलिजन, ये मोमेंटम है आपके पास x का आफ्टर कोलिजन, और ये मोमेंटम आपके पास है y का आफ्टर कोलिजन। ओके, तो अब हमने क्या करना है, हम लोगों ने ये v फाइंड आउट करना है, राइट। अच्छा, तो ये आपके पास हो जाएगा 0.15 इंटू 2 0.3 हो गया, प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0.15 हो गया आपका 0.15 v, प्लस 0.15 इंटू 4 कितना होता है, जीरो पॉइंट टू वन हो, या क्या 0.15 वी,
ये आ गया 0.21। अब ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, इसको वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो 0.3 माइनस 0.21 इज इक्वल्स टू 0.15v। अब 0.3 माइनस 0.21 आ गया, आपके पास आएगा 0.09 विच इज़ इक्वल्स टू 0.15v। अब v निकालने के लिए आप 0.09 को डिवाइड करवा दोगे 0.15 से एंड आपके पास आएगा 0.6 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। अब सवाल ये है कि क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा या फिर सेम डायरेक्शन में होगा। देखो जैसे हमारे पास वैल्यूज थी जो साइंस से हमने डाले, आपके पास जो वैल्यू है पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये देखो y की स्पीड भी पॉजिटिव थी और x की स्पीड भी वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, इसीलिए हम लोग बी सेलेक्ट करेंगे। बी आपका सही आंसर है। आई होप इट मेक सेंस। फिगर 1.1 शोज टू ट्रॉलीज, ठीक है, दो ट्रॉलियाँ हैं। ऑन द फ्रंट ऑफ अ ट्रॉली ए, वन the front of trolley A, on the front of trolley A, there is a wooden rod. Trolley B is initially at rest. As trolley A move towards the right, जैसे trolley A right की तरफ move करती है, the rod enters the modeling clay. Trolley A slows down and B starts moving. So trolley A के आगे एक wooden rod लगा हुआ है और trolley B के end पे एक modeling clay लगी हुई है। ट्रॉली बी इनिशियली रेस्ट पे थी, रुकी हुई थी, और ट्रॉली ए जो थी वो इनिशियली मूव कर रही थी। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जैसे ही दोनों कोलाइड करती हैं तो ये ट्रॉली ए का जो रोड है वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रॉली बी के मॉडलिंग क्ले के अंदर चला जाता है, ठीक है। और ट्रॉली ए स्लो हो जाती है और ट्रॉली बी जो है इट स्टार्ट्स मूविंग। और ये आपको इसका स्पीड टाइम ग्राफ दिखाया हुआ है। नाउ हियर यू कैन सी अ स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे आपको स्पीड टाइम ग्राफ दिखाया हुआ है दोनों ट्रॉलीज का। देखो क्या नाम है, यहाँ पे इनिशियली ए मूव कर रही थी, बी रेस्ट पे थी, राइट। ट्रॉली स्टार्ट्स टू कोलाइड एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0.30 सेकेंड्स। अब t इज इक्वल्स टू 0.30 सेकेंड्स पे ये दोनों कोलाइड करना स्टार्ट करती हैं। इस पॉइंट ऑनवर्ड से दोनों ट्रॉलीज कोलाइड करना स्टार्ट करती हैं, ठीक है। एट टाइम 0.30 seconds. At time 0.5 seconds, the trolleys are moving at the same speed. अब इस पॉइंट पे क्या होता है कि भाई ये दोनों ट्रॉलीज जो है ना, ये कोलिजन के बाद सेम स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है। स्टेट हाउ फिगर 1.2, ये फिगर 1.2 है, हाउ फिगर 1.2 how figure 1.2 shows that during the collision trolley B has a uniform acceleration. अब वो कह रही है फिगर 1.2 ये कैसे दिखा रही है कि भाई ड्यूरिंग द कोलिजन ट्रॉली बी की जो एक्सेलरेशन थी वो यूनिफॉर्म थी। वो ऐसे दिखा रही है कि इट्स अ स्ट्रेट लाइन, राइट। हमें बताया स्ट्रेट लाइन का जो ग्रेडियंट होता है इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन का जो ग्रेडियंट होता है इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। तो स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो आपको एक्सेलरेशन दे रहा होता है, राइट। तो जब ग्रेडियंट कांस्टेंट है तो मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ये बता रही है कि आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हम कहेंगे द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक हो क्या। डिस्क्राइब हाउ द ग्राफ फिगर 1.2 शोज दैट मैग्नीट्यूड, मतलब ये ग्राफ आपको कैसे दिखा रहा है कि भाई मैग्नीट्यूड मतलब साइज ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली बी इज लार्जर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिसेलेरेशन ऑफ ट्रॉली ए। अब ये इन्होंने, मैं बात ज़रा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। साइज ऑफ एक्सेलरेशन of trolley B is larger than the magnitude
ऑफ डीसेलरेशन ऑफ ट्रॉली ए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भाई ट्रॉली ए का जो एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है ट्रॉली ए की डीसेलरेशन से। ट्रॉली बी की एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मतलब साइज ज़्यादा है ट्रॉली ए की डीसेलरेशन से। ग्राफ कैसे दिखा रहा है, तो लेट्स फाइंड आउट। ठीक है, हम इस ग्राफ के ऊपर 2 पॉइंट्स लेते हैं। एक पॉइंट हम लोग लेते हैं ये वाला, एक पॉइंट हम लोग ये वाला लेते हैं और एक पॉइंट ये लेते हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो एक्स एक्सिस में चेंज आया वो ये था। एक्स एक्सिस में जो चेंज आया वो ये था, राइट। ये था एक्स एक्सिस में चेंज। और ये चेंज कितना है, ये चेंज आपके पास 0.1, ये चेंज आपके पास है 0.5 माइनस 0.3, 0.2 का, राइट। अच्छा, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो वाई एक्सिस में चेंज आया है वो आपके पास है ये, विच विल बी 0.4, राइट। तो चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस आपको ग्रेडियंट देता है, या मे बी यू कैन से चेंज इन स्पीड डिवाइड बाय चेंज इन टाइम आपको क्या देता है, आपको एक्सेलरेशन देता है। 0.4 डिवाइड बाय 0.2 इज इक्वल्स टू 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये ट्रॉली बी की एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है। अगर हम बात करें ट्रॉली ए की एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, तो हम एक पॉइंट ये ले लेते हैं और एक पॉइंट हम लोग ये ले लेते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो वाई एक्सिस में चेंज आया वो ये था। वाई एक्सिस में जो चेंज आया वो क्या था, वो आपके पास ये चेंज था। और ये चेंज आपके पास है ये 0.7 था, और ये वाला 0.4 है। 0.7 माइनस 0.4 आपके पास आता है 0. माइनस नेगेटिव 0.3 का, नेगेटिव 0.3 का चेंज आता है। ठीक है, क्योंकि डिसेलरेशन का है तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे 0.3। और एक्स एक्सिस में कितना चेंज आता है, एक्स एक्सिस में आपके पास आता है सेम चेंज 0.2 का, राइट। तो वाई एक्सिस में चेंज इन वाई एक्सिस कितना है 0.3, चेंज इन एक्स एक्सिस कितना है 0.2। ठीक है, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस, राइट। सो यहाँ पे आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 0.3 डिवाइडेड बाय 2, 0.2 आपके पास आ गया 1.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। आप बाकायदा देख सकते हो कि भाई ए का साइज़ बड़ा है और बी का साइज़ छोटा है, बट हमने बताना है ग्राफ कैसे बता रहा है। ग्राफ ऐसे बता रहा है कि बी की जो लाइन है इसका ग्रेडियंट ज़्यादा है, इसका राइज ओवर रन ज़्यादा है। ठीक है, चेंज इन वाई एक्सिस वाई बाई चेंज इन एक्सिस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ए। हम नीचे लिख देंगे भाई कि भाई बी हैज़ ग्रेटर ग्रेडियंट, बी हैज़ ग्रेटर ग्रेडियंट। मैं आप यहाँ पर सिर्फ कीवर्ड ले देता हूँ। ठीक है, अच्छा, calculate the acceleration of trolley B. No, we have already done this, right? We have already done this. तो हम सिर्फ आंसर लिख देंगे ये शब्द, हमने ये पहले ही कर लिया। तो हमारा टाइम जो था वर्थ इट निकल आया, मतलब हमारा टाइम वेस्ट नहीं गया। ओके, अब नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है कि द मास ऑफ ट्रॉली A इज इक्वल टू 0.80 kg and the mass of trolley B is 0.60 kg. Show that momentum is conserved. भाई ये दिखाओ कि मोमेंटम कंजर्व्ड है। शो दैट द मोमेंटम इज कंजर्व्ड, कि भाई मोमेंटम कंजर्व्ड है, ये दिखाना है आपने। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को चाहिए था और वो मैं ले आया हूँ। वो ये नहीं चाहिए था, ये चाहिए था।
ये हो गया इनका कोलिजन, राइट। अब पहले ये दोनों ऐसे मूव कर रहे थे फिर कोलाइड हो जाते हैं। हमने दिखाना है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। हमने बस ये शो करवाना है, राइट। तो टू फाइंड मोमेंटम बिफोर कोलिजन मुझे क्या चाहिए, ट्रॉली ए का मैस चाहिए जो कि मैस में पता है 0.8, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी चाहिए विच 0.7। ये वेलोसिटी मैंने ली इस ग्राफ से, देखो ये वेलोसिटी मैंने इस ग्राफ से ली, ठीक है। और तो आपके पास ए का मोमेंटम आ रहा है 0.8 टू 0.7, 0.56, ठीक है। अगर बी की बात करें तो बी का मैस है 0.6, बट वेलोसिटी क्योंकि 0 है तो मोमेंटम भी 0 ही आएगा। तो टोटल मोमेंटम इनका ऐड करके कितना हो गया, ऐड करके इनका मोमेंटम आ जाएगा 0.56 kg मीटर्स पर सेकेंड, ठीक हो क्या। अब कोलिजन के बाद बात करते हैं। अब कोलिजन के बाद ये है कि भाई इसका मैस तो वही रहेगा। इसका मैस कितना है, इसका मैस आपके पास है क्या कहते हैं, इसका मैस है 0.8 और इसका मैस है 0.6, राइट। तो अगर हम बात करें ए की तो ए का मैस कितना है, ए का मैस 0.8 और वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि आप दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और वो वेलोसिटी 0.4, 0.8 इंटू 0.4, ए के मोमेंटम आ गया 0.32, राइट। और अगर बी की बात करें तो बी का मैस 0.6, बी की वेलोसिटी 0.4, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करें तो हम बी के लिए भी वेलोसिटी लेंगे। तो बी इज इक्वल्स टू 0.24। और अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो, आप 0.32 को ऐड करते हो 0.24 में, तो आपके पास 0.56 ही आता है। तो यू कैन सी मोमेंटम बिफोर कोलिजन 0.56 इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन 0.56। आपने बस ये शो करवा के आना है, ठीक है। आपने बस ये शो करवा के आना, आपका आंसर सही होगा। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे भाई मार्किंग स्कीम में कैसे मार्क किया होगा, वो भी देख लो कि मार्किंग स्कीम में हमें कैसे बताएंगे। देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है, आपने बस ये दिखाना है कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए एंड बी आर बोथ 0.56, ठीक है। ऑलराइट, आगे आ जाओ। In another collision between the same trolleys, the road and modeling clay are not present, ठीक है। मतलब सेम कोलिजन में एक और सेम कोलिजन होता है, उसमें ये रोड और मॉडलिंग क्ले नहीं होती है। ट्रॉली ए हिट्स ट्रॉली बी विद द सेम इनिशियल स्पीड। ट्रॉली ए जो है वो ट्रॉली ए को सेम स्पीड से हिट करता है। वाई एक्सप्लेन वाई द फोर्स बिटवीन द ट्रॉली इज लार्जर इन दिस कोलिजन। अब वो कह रहे हैं कि इस कोलिजन के अंदर बताओ कि फोर्स ज़्यादा क्यों थी। मतलब अब ए ने बी के ऊपर ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट की पहली सिचुएशन से। अब सिचुएशन ये है कि मॉडलिंग क्ले और रॉड नहीं है, ठीक है। और इस सिचुएशन में जो ए ट्रॉली बी के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है वो ज़्यादा है, ठीक है। अब वो ज़्यादा क्यों है, क्योंकि अगर हम देखें तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है। फोर्स का फॉर्मूला ये है, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, आप लोग लिख लेना क्योंकि टाइम कम है, राइट। मैं 2 घंटे से बैठा हूँ यहाँ पे, अब मुझे नीचे से आवाज़ें आ रही हैं कि नीचे आ जाऊँगा सर, बिकॉज काफ़ी देर हो गई मुझे। तो फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। तो फोर्स इज इक्वल्स टू राइट चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। देखो आप कर क्या रहे हो कि जो कांटेक्ट टाइम है ना, पहले क्या था, इन दोनों का कांटेक्ट टाइम ज़्यादा था। ये दोनों मॉडलिंग के लिए वुडन रोड की वजह से ज़्यादा देर तक कांटेक्ट में थे। लेकिन जब ये दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे ना, तो जो कांटेक्ट टाइम होगा वो टाइम जिस टाइम के लिए ट्रॉली ए ट्रॉली बी के ऊपर फोर्स लगाएगी,
जिस टाइम के लिए ट्रॉली ए ट्रॉली बी पर फोर्स लगाएगी वो टाइम कम होगा, और टाइम कम होने की वजह से फोर्स आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आप कहोगे कि दोनों में जो कॉन्टैक्ट टाइम था ना वो कम हो जाएगा, और उस टाइम की वजह से, टाइम कम होने की वजह से फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आई वुड मेक सेंस, आगे आ जाए। ओके, वेल देयर आर सम रियली इजी क्वेश्चंस। ठीक है, सो एक सवाल और करते हैं, एंड रेस्ट ऑफ देम यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ। मैंने काफ़ी तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आई होप यू गाइस विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस नाउ। ठीक है, से हम एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऑलराइट, इन अ सेफ्टी टेस्ट अ कार ऑफ मैस 1100 kg, एक गाड़ी थी उसका मैस है 1100 kg, travels at a speed of 10 meters per second and collides with a stationary van of 3000 kg. After the collision, the car and the van move together with the same velocity. Show the car and van before collision, after the collision. अब वो कह रहे हैं कि भाई एक गाड़ी थी इसका मैस है 1100 kg और उसकी स्पीड थी 10 मीटर्स पर सेकेंड। वो कोलाइड करती है एक वैन के साथ जिसका मैस ये है, और कोलिजन के बाद ये दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर रहे थे, विच इज वेलोसिटी वी। ठीक है, सबसे पहले कहा हुआ है डिफाइन मोमेंटम। हम याद है ना क्या कहा था, मोमेंटम क्या कहेंगे, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity। ठीक है, state the unit of momentum, you have to state a unit for momentum, कोई भी बता दो। मैंने लिख दिया kg meters per second square। calculate the velocity v of the car and the van after the collision। अब हमें पता है कि कोलिजन के बाद दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देती हैं, राइट। तो वी विल यूज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टू फाइंड आउट दिस वेलोसिटी v। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, और तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कार का मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा, गाड़ी का मास विच इज 1100 और इसकी स्पीड विच इज 10, आपके पास आ गया 11,000 kg मीटर्स पर सेकेंड, राइट। अगर बात की जाए वैन की, तो वैन का मास है 3000, लेकिन क्योंकि वो रेस्ट पे थी उसकी स्पीड 0 होगी, तो वैन का मोमेंटम आ गया 0। वैन का मोमेंटम आपके पास आ गया 0। ठीक है, अच्छा, सो अब इनको ऐड कर लो। ऐड करने के बाद जो टोटल मोमेंटम आ जाएगा वो आपके पास कितना आएगा, वो आपके पास आएगा 11,000 kg मीटर्स पर सेकेंड। अगर हम बात करें आफ्टर कोलिजन के, कोलिजन होने के बाद, राइट, कोलिजन के बाद क्या होगा, कोलिजन के बाद जो कार का होगा, कार का क्या होगा, इसका मैस 11,000 ही रहेगा, 1100 ही रहेगा, लेकिन मैं हमें वेलोसिटी नहीं पता, वेलोसिटी भी है, एक वेरिएबल है, तो हम वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 1100 वी। अगर हम बात करें वैन की, तो वैन का मैस क्या है 3000, और दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो हम इसके लिए भी वी लेंगे वेरिएबल, और 3000 वी आ गया। अब इनको ऐड कर लो, वी कैन ऐड देम, जब तक देयर वेरिएबल आर सेम वी कैन ऐड देम, राइट। वी गेट 3000 4000 4100 वी। Now, they must be same in magnitude. So, 11,000 is equals to 4100 V. Now, if you want to find the size of this V, आपको करना पड़ेगा इस 400 को को डिवाइड करवाना पड़ेगा। 11,000 divided by 4,100 is equals to V, right? If I calculate this, 11,000 divided by 4,100, you get 2.68 meters per second. Okay, so I'm really tired now. Okay, it's around 2.5 hours since I'm just like sitting here and giving classes.
So I hope समझ आया हो. I compiled questions of last 5 years from IGCSE as well as on O levels, and I did questions of every type. ठीक है. I hope the video was helpful. If it was, if the classes was helpful, just make sure to share it further wherever you can. Like उन लोगों के साथ शेयर करो जिनको नीड है इस चीज़ की. और if you are watching it from YouTube, then these lectures are free. मतलब these live sessions are free. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, मुझसे कॉन्टैक्ट करना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा या डायरेक्टली ग्रुप का लिंक डाल दूंगा. ओके, सी यू नेक्स्ट सैटरडे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.